Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th July 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Vasco da Gama and tobacco. इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, वास्को डी गामा और टोबैको के बीच का रिलेशन एक्सप्लोर करेगा। देखते हैं यहाँ पे जो आइडियाज हम लोग डिस्कस करेंगे वो वर्ल्ड हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 1, गवर्नेंस प्लस साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव जीएस पेपर 3, अलग अलग जगहों पे इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री देखते हैं, फिर इस आर्टिकल के ऊपर आएंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वाटरशेड मोमेंट आया इन 1453 और इस साल जो इवेंट हुआ उसको इस नाम से जानते हैं, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी था जिसको आज के डेट में इस्तांबुल कहते हैं, टर्की के अंदर। तो यहाँ पे ऐसे कहीं कॉन्स्टेंटिनोपल लोकेटेड था और कॉन्स्टेंटिनोपल का आप लोकेशन देखिए कितना सिग्निफिकेंट है, स्ट्रैटेजिक है। इट कनेक्टेड ब्लैक सी विथ मेडिटेरियन सी। तो इस पार्ट ऑफ यूरोप, इस साइड का जो भी यूरोप था, उसको ट्रेड करना है विथ एशिया, तो उसको कॉन्स्टेंटिनोपल से होते हुए गुजरना पड़ता था। कॉन्स्टेंटिनोपल जो सिटी है दैट वाज अंडर कंट्रोल ऑफ बाइजेंटीन एम्पायर। ये जो बाइजेंटीन एम्पायर है इसको आप कह सकते हैं ईस्टर्न रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर तो काफ़ी उसने पीक देखा, रोमन सिविलाइजेशन एंड रोमन एम्पायर। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री इट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट पावरफुल। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ा कमज़ोर भी होने लगा, डिवाइड भी हो गया अलग अलग पार्ट में। तो ईस्टर्न एस्पेक्ट या ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर की ओवरऑल अगर बात की जाए तो 330 एडी से लेकर के 1453 एडी तक ये रहा। रोमन एम्पायर का फॉल आप कह सकते हैं विथ फॉल ऑफ दिस कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी। हुआ क्या 1453 में, ये जो बाइजेंटीन एम्पायर है जिसको आप कह सकते हैं ईस्टर्न रोमन एम्पायर, इससे छीन लिया कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी को ऑटोमन टर्क ने। महमूद सुल्तान जो उस टाइम के ऑटोमन सुल्तान थे, ऑटोमन मतलब टर्किश एम्पायर। तो ये है ऑटोमन एम्पायर, आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो काफ़ी फैल गया था तब तक 1453 तक। तब तक रोमन एम्पायर काफ़ी छोटा हो गया था, कमज़ोर भी हो गया था। और आप कह सकते हैं कि द लास्ट हैमर या लास्ट नेल इन द कॉफिन था द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453, जब ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल को सीज कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम बाइजेंटीन एम्पायर, एंड दैट लेड टू अल्टीमेट कोलैप्स ऑफ ओवरऑल बाइजेंटीन एम्पायर एंड एंड ऑफ रोमन एम्पायर 1453। तो ये एक वाटर शेड मोमेंट था और ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह से फैल गया। तो आप देखिए बिफोर फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑटोमन वेयर पावरफुल बट येट पूरी तरह से फैले हुए नहीं थे। कहीं कहीं पे दूसरे एम्पायर भी थे। यहाँ पे बाइजेंटीन एम्पायर था द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन पे, कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी उनके पास था। बट आफ्टर फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आप देखो हर जगह ऑटोमन सल्तनत फैल गया, पूरी जगह पे, एनातोलिया प्लेटू से लेकर के ईस्टर्न यूरोप, हर जगह ये फैल गए। अब जब एक बार ऑटोमन एम्पायर ईस्टर्न यूरोप में भी अलग अलग जगहों पे फैल गया तो इन्होंने फिर इस रास्ते से जो भी ट्रेड होता था यूरोप का एशिया के साथ, उसको बैन कर दिया। ऑटोमन एम्पायर ने जब पूरे इस एरिया में ईस्टर्न यूरोप में कंट्रोल जमा लिया आफ्टर फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 एंड दैट वाज अल्टीमेटली एंड ऑफ रोमन एम्पायर। उसके बाद ऑटोमन सुल्तान ने यूरोपियन ट्रेडर्स को इस रास्ते से एशिया की तरफ जाने से रोकना शुरू कर दिया और यूरोप और एशिया के बीच में जो एक मैसिव ट्रेड हुआ करता था वो पूरी तरह से रुक गया। और इस कारण से जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, इस साइड में स्पेन, इटली, फ्रांस, पोर्टुगल, दे स्टार्टेड टू लुक फॉर सम ऑल्टरनेटिव रूट, क्योंकि इस रास्ते से अब
वो एशिया नहीं आ सकते थे। भारत उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण एरिया था ट्रेड के लिए। भारत से वो काफी सारी चीजें यहाँ के ट्रेडर्स खरीद करके लाते थे और यूरोपियन मार्केट में बेचते थे। तो इंडिया मेड प्रोडक्ट वेर वेरी पॉपुलर इन यूरोपियन मार्केट दोज डेज। अब इस रास्ते से तो वो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे ऑटोमन सुल्तान का राज हो गया और ऑटोमन सुल्तान या टर्किश सुल्तान वाज नॉट अलाउइंग द ट्रेड ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन टू एशिया। तो फिर शुरू हुए इंपॉर्टेंट वोयाजेस, मतलब समुद्री यात्राएं। और इन समुद्री यात्राओं के पीछे मकसद था नया रास्ता ढूंढना इन ऑर्डर टू कनेक्ट वेस्टर्न यूरोप विथ एशिया, स्पेशली इंडिया। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट वोयाजेज हुए। दो जो सक्सेसफुल वोयाजेज हैं, एक है कोलंबस का वोयाज, क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस वाज एन इटालियन एक्सप्लोरर। इटालियन था वो, लेकिन उसको इटली से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला नहीं। स्पेन के मोनार्क ने कोलंबस को फाइनेंस किया और बोला कि तुम रास्ता ढूंढो यूरोप को एशिया के साथ, स्पेशली इंडिया के साथ कनेक्ट करने का थ्रू सी रूट, जिसमें हमें इस ईस्टर्न यूरोप पे डिपेंड ना होना पड़े। तो फिर कोलंबस चला इन सर्च ऑफ इंडिया थ्रू सी रूट, लेकिन कोलंबस एक्सीडेंटली पहुंच गया यूएस में, इन कैरेबियन आइलैंड्स में पहुंच गया। तो कोलंबस एक्सीडेंटली रीच्ड अमेरिका रादर देन रीचिंग इंडिया। ही रीच्ड अमेरिका इन 1492। इसलिए कभी कभार कहते हैं कि इट वाज कोलंबस हु डिस्कवर्ड अमेरिका, बट ऐसा नहीं है कि अमेरिका को उसने डिस्कवर किया। अमेरिका तो पहले से था ही। यूरोपियन लोगों के लिए उसने अमेरिका की खोज कर दी 1492 में। और वास्को डिगामा उससे 5-6 साल बाद, वो पोर्टुगीज सेलर था, वो चला विद द सेम इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग ए डायरेक्ट सी रूट विथ इंडिया टू कनेक्ट विथ वेस्टर्न यूरोप। और वास्को डिगामा बिकेम सक्सेसफुल। वो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज से होते हुए कई जगहों पे रुका और अल्टीमेटली भारत कैलिकट पोर्ट पे वो पहुंच गया 1498 में। और उसने रास्ता ढूंढ दिया सी रूट का वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट करने के लिए विथ इंडिया। सो यू कैन से कि वास्को डिगामा वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रैवल फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप टू इंडिया कंप्लीटली वाया सी रूट। पूरी तरह से सी रूट से ट्रैवल करने वाला पहला पर्सन बना वास्को डिगामा और उसने रास्ते खोल दिए। तो वास्को डिगामा और कोलंबस, आप सोचिए, पूरे दुनिया को कनेक्ट कर दिया इन्होंने पूरी तरह से डायरेक्टली सी रूट से। अब यूरोप जो है वो अमेरिका से कनेक्टेड था, डायरेक्टली सी रूट से अब यूरोप जो है वो एशिया से कनेक्टेड था। देखिए, कंप्लीटली सी रूट से कनेक्टेड होने से फायदा क्या होता है कि ट्रेड को मैसिव टाइम मल्टीप्लाई किया जा सकता है, मल्टीपल टाइम इंक्रीज किया जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा सी रूट है, जैसे पहले वाला रूट था, ये थोड़ा सा सी रूट है, फिर लैंड रूट है, तो उस टाइम में तो सुएज कनाल नहीं बना था ना, तो सी रूट के बाद आपको लैंड रूट लेना पड़ता था। तो सी और लैंड दोनों होने के कारण ट्रेड काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाता था। अब इस ओनली सी में फायदा क्या है, बड़े से शिप में आप सामान लोड कीजिए और चल पड़िए। सी और लैंड दोनों मिक्स होने के कारण ट्रेड वॉल्यूम रिस्ट्रिक्ट हो जाता था। तो वास्को डिगामा की इस खोज ने और उसके पहले कोलंबस की इस खोज ने पूरे दुनिया को कनेक्ट कर दिया और ट्रेड मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो गए पूरे दुनिया भर में। अब थोड़ा सा रुकेंगे और यूपीएससी ने पिछले साल एसए पेपर में जो एक एसए टॉपिक दिया था उसको यहां से लिंक करके देखेंगे। एक टॉपिक था नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट। यहाँ पे आप वास्को डिगामा की कहानी या क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी से आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको मैंने क्लास में बताया है, जिनको नहीं बताया अभी एसे राइटिंग, उनको आगे मैं सिखाऊंगा कि एसे राइटिंग अच्छा माना जाता है अगर आप किसी एनेक्डोट से, किसी रिलेवेंट कहानी से आप शुरुआत करें तो टॉपिक क्या है, नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट। हर एक इंसान जो भटकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो खोया हुआ है अपने जीवन में, भटक रहा है, इधर उधर घूम रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना रास्ता खो चुका है। वो भटक ही इसीलिए रहा है क्योंकि वो कुछ नया ढूंढ रहा है, यानी कि उसके दिमाग में एक तरीके से क्लैरिटी है कि आई हैव टू फाइंड समथिंग न्यू, आई डोंट हैव टू सेटल विथ व्हाट आई हैव गॉट सो फार। तो कोलंबस वो भटकते हुए ही
while he was lost he found America, ऐसा आप कह सकते हैं. He was wandering and he was actually lost, but accidentally he found America. ऐसे ही वॉन्डर करते करते वास्को डिगामा ने भारत के साथ यूरोप के डायरेक्ट सी रूट ढूंढ दिए. गौतम बुद्ध की कहानी भी आप लिख सकते हैं. वो 6 साल अपने जीवन के उन्होंने बिताए जंगलों में. At the age of 29 he left his palace and at the age of 35 he attained nirvana. तो वो 6 साल तो he was actually wandering, he was looking for, searching for nirvana, but he was not lost. तो इस तरीके से आप इस टॉपिक पे डेवलप कर सकते हैं. और सोचिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि 500 वर्ड्स का, वैसे तो एस्से आपको 1000 से 1200 वर्ड्स में लिखना होता है, लेकिन 500 वर्ड का एस्से आप इस टॉपिक पे अटेम्प्ट कीजिए इन द कमिंग वीकेंड. संडे को लिखिए 500 वर्ड्स के आसपास. थोड़ा सा आइडिया तो मैंने आपको दे ही दिया, टॉपिक का मतलब तो समझा ही दिया. आप अगर जीवन में भटक रहे हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं, जैसे हॉस्टल में रहते हैं, मेस का खाना खाते हैं, अलग अलग लाइब्रेरी जाते हैं, तो अभी जीवन में आपके क्लैरिटी नहीं है, आप भटक रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप खोए हुए. ठीक है, मतलब आपके, दूसरे तरीके से कहें तो जीवन में अभी आपके सर्टेनिटी नहीं है, बट क्लैरिटी है. आप क्या पाना चाहते हैं वो आपको पता है. वो बात अलग है कि सर्टेन तरीके से मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आपको भी नहीं पता है. चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक. तो मुद्दा ये है कि कोलंबस और वास्को डिगामा ने पूरे दुनिया भर को डायरेक्टली सी रूट से कनेक्ट करके रख दिया, और पूरे दुनिया भर में ट्रेड जो है वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो गए. हर आइटम में ट्रेड इंक्रीज हुए, इंक्लूडिंग टोबैको. अगर टोबैको की बात की जाए तो टोबैको वाज ओरिजिनली ग्रोन इन अमेरिका. फिर अमेरिका से यूरोप उसको लेकर के आना शुरू किया यूरोपियन ट्रेडर्स ने, और फिर यूरोपियन ट्रेडर्स ने ही टोबैको को भारत और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज में इंट्रोड्यूस कराया, और धीरे धीरे भारत के अंदर टोबैको का कंजम्पशन बढ़ने लगा. तो यू कैन से कि यूरोपियन ट्रेडर्स वेयर इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग टोबैको यूज इन इंडिया. स्मोकिंग भारत के अंदर हमारे इथोस में, कल्चर में कभी पहले था नहीं. इट वाज यूरोपियन कल्चर, और फिर बाद में इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी. कल्चर का हिस्सा तो आज भी नहीं है, आज भी इसको तो बुरा ही माना जाता है, बट काफी लोग आज के डेट में स्मोक करते हैं. तो स्मोकिंग वाज एलियन टू इंडियन एथोस एंड कल्चर टिल देन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट स्लोली गॉट एक्सेप्टेड. अब टोबैको के कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं हेल्थ के ऊपर, वो तो आप जानते ही हैं, बट उसको थोड़ा क्वांटिफाई करते हैं, नंबर से देखने की कोशिश करते हैं कि टोबैको का क्या क्या नुकसान है. कई सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, कैंसर तक हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, इट कैन इवन कॉज इनफर्टिलिटी. नाउ यू सी, अबाउट 80 लाख पीपल डाई एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड ड्यू टू टोबैको. अकेले भारत में लगभग 12 लाख लोगों की डेथ होती है हर साल बिकॉज ऑफ टोबैको कंजम्पशन. भारत के अंदर जितने भी कैंसर के केसेस होते हैं उसमें से 27% कैंसर केसेस आर एट्रीब्यूटेड टू टोबैको यूज. और इसी कारण से इस आर्टिकल में लिखा गया है कि टोबैको कंजम्पशन रिलेटेड जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, इट कैन बी कॉल्ड पैंडेमिक. बड़ी अच्छी बात कही है इस आर्टिकल में कि पैंडेमिक को लेकर के एक मिसकंसेप्शन होता है कि पैंडेमिक उन बीमारियों को कहते हैं दैट आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. नो, दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ पैंडेमिक, दैट इज अ मिसकंसेप्शन. पैंडेमिक मतलब ऐसी बीमारी जो लार्ज स्केल पे फैली हो और लार्ज स्केल पे डैमेज कर रही हो, उसको कहते हैं पैंडेमिक. तो द हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस अराइजिंग ड्यू टू टोबैको कंजम्पशन कैन बी कॉल्ड पैंडेमिक. तो ये तो नेगेटिव्स हैं टोबैको के, मेनली हेल्थ रिलेटेड नेगेटिव्स हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, और पॉजिटिव्स हैं मेनली इकोनॉमिक. टोबैको का जो क्रॉप है वो ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, यानी कि ऐसे एरियाज में भी उसको उगाया जा सकता है जहां पे नॉर्मली सूखा पड़ता है. तो फार्मर्स के लिए आप कह सकते हैं ये एक इनकम गारंटी जैसी क्रॉप है कि कुछ ना उगे तो आप टोबैको उगा सकते हैं. ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप. भारत का 2% जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट होता है वो टोबैको होता है, मतलब ठीक ठाक सा शेयर है टोबैको का एग्री एक्सपोर्ट में. उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार के लिए ऑन एन एवरेज लगभग 20 से 22 हजार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देता है टोबैको सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन. तो ये एक महत्वपूर्ण एरिया है. तो जो भी नेगेटिव्स हैं वो है मेनली हेल्थ रिलेटेड, जो पॉजिटिव्स हैं वो है इकोनॉमी रिलेटेड.
अब क्या रास्ता हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पूरी तरह से बैन करना भी समझदारी नहीं है। बैन करना आप कह सकते हैं फिलोसॉफिकल लेवल पे भी उसको चैलेंज किया जा सकता है कि सरकार जो है वो हमारे लिए पेरेंट्स की तरह बिहेव नहीं कर सकती। जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, वैसे ही गवर्नमेंट शुड नॉट स्टार्ट एक्टिंग लाइक ए पेरेंट। इट मस्ट अलाउ सिटीजन्स टू हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस विथ रिस्पेक्ट टू देयर लाइफ। ये एक आर्ग्यूमेंट भी है अगेंस्ट बैनिंग ऑफ सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स। तो पूरी तरह से बैन करना इकोनॉमिक डिजास्टर हो सकता है, प्लस उसको लेकर के एक फिलोसॉफिकल चैलेंज भी है। एक साइंटिफिक सॉल्यूशन सामने निकल करके आ रहा है कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, जिसमें एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है CAS9 प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसके मदद से किसी भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट के जीन्स को ऑल्टर किया जा सकता है, थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, जिसके कारण उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कई सारे टेंजिबल अंतर किए जा सकते हैं उसके बिहेवियर में या उसके ओवरऑल नेचर में। तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जिसके मदद से जीन्स को एडिट किया जा सकता है। कैसे एडिट किया जा सकता है? विथ हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसका नाम है CAS9। इसीलिए CAS9 प्रोटीन मॉलिक्यूल को कभी कभार कह दिया जाता है जीन एडिटिंग सीजर। ऐसे कैची की तरह वो काम करता है। एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता, ये तो बस एक पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, बट जीन एडिट किए जा सकते हैं विथ हेल्प ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल CAS9। और जीन एडिटिंग करके साइंटिस्ट ने तरीके ढूंढ लिए हैं जिसकी मदद से टोबैको क्रॉप के जीन एडिटिंग को करके उसको लेस हार्मफुल या ऑलमोस्ट नो हार्मफुल बनाया जा सकता है। So this way, this gene editing technology, also known as CRISPR technology, can provide a safer alternative for consumers and which could be a kind of middle path. Health negatives को भी काफी हद तक मिनिमाइज कर पाएगा, एट द सेम टाइम जो इकोनॉमिक गेन्स हैं उसको रिटेन कर पाएंगे। सो दैट इज वन टेक्निकल सॉल्यूशन कमिंग अप। इसको आने वाले टाइम में इंप्लीमेंट किया जाएगा, देखेंगे कितना सक्सेसफुल हो पाएगा। The next article is about appointment of judges. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो न्यूज़ तो काफ़ी सरल सा है कि 2 नए जजेस को अपॉइंट किया गया है या एलिवेट किया गया है उनको टू द लेवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक जस्टिस N कोटेश्वर सिंह, ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, और दूसरा जस्टिस R माधवन, I'm so sorry, Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court, Justice N. Koteswar Singh, and Acting Chief Justice of Madras High Court, Justice R. Mahadevan. इन 2 जजेस को एलिवेट किया गया है टू द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। न्यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन एग्जाम, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द नेम ऑफ द जजेस हु हैव बीन एलिवेटेड टू द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इतना डिटेल में वो नहीं पूछेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि नए जजेस को ओथ कौन दिला रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये बात ध्यान रखने वाली है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं टू द न्यू जजेस हु आर एलिवेटेड टू द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा दूसरी बात जो ध्यान देने वाली ये है कि इन 2 जजेस के सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नंबर ऑफ जजेस हो गए वो हो गए हैं 34, और सुप्रीम कोर्ट के फुल स्ट्रेंथ अब पूरी हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की संख्या मैक्सिमम हो सकती है 34, 33 जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 2 सीटें खाली थी, अब इन दोनों जजेस के अपॉइंटमेंट के बाद फुल स्ट्रेंथ अब वापस से रिगेन हो गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये कौन तय करेगा? तो नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने होंगे, इस बात का फैसला पार्लियामेंट करती है विथ हेल्प ऑफ लॉ। पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना करके नंबर ऑफ जजेस बढ़ा भी सकती है या घटा भी सकती है। तो टाइम टू टाइम पार्लियामेंट ने नंबर ऑफ जजेस बढ़ाए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आखिरी बार साल 2019 में नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट ला करके नंबर ऑफ जजेस की संख्या
31 से बढ़ा करके 34 की गई। तो मुद्दा यह है कि टाइम टू टाइम नया कानून लाया जाता है। नंबर ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट, पुराने वाले नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट एक्ट को अमेंड करने के लिए, और जजेस की संख्या बढ़ाई जाती है इन ऑर्डर टू कैटर द नीड ऑफ द कंट्री। तो आखिरी बार पार्लियामेंट ने 2019 में कानून लाया था और जिसकी मदद से नंबर ऑफ जजेस बढ़ा करके 34 कर दिए। तो ध्यान देने वाली बात दो है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ओथ दिला रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसका फैसला करती है पार्लियामेंट विथ हेल्प ऑफ अ लॉ। और मौजूदा टाइम में नंबर ऑफ जजेस है 34। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखी जाए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, तो पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट अबोव 65 ईयर्स ऑफ एज। और फिर इन तीन में से कोई एक क्राइटेरिया पूरी की जानी चाहिए कि द पर्सन मस्ट बी ए जज ऑफ वन और मोर हाई कोर्ट कंटिन्यूअसली फॉर 5 years, और शुड बी एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years, और शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये तो आप बेसिक पॉलिटी क्लास में पढ़ते ही हैं। वैसे ही हाई कोर्ट के जज बनने के लिए द पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, but should have held a judicial office in territory of India for 10 years, or should have been advocate in high court or several high courts for a period of 10 years, and should not be above the age of 62 years of age. Minimum age कुछ भी फिक्स नहीं किया गया for being high court judges। चलिए, ये तो बेसिक फंडामेंटल बातें हैं। अब थोड़ा बात करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को मिलाकर के हमारे देश के अंदर कहा जाता है हायर जुडिशियरी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को मिला करके कहते हैं हम लोग हायर जुडिशियरी, और बाकी फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स हैं वो सब हो गए लोअर जुडिशियरी, या उससे नीचे लेवल के जो कोर्ट्स हो गए लोअर जुडिशियरी। तो अगर ब्रॉडर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो हमारे देश के अंदर हायर जुडिशियरी है, लोअर जुडिशियरी है। हायर जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब हायर जुडिशियरी के अंदर अपॉइंटमेंट के क्या तरीके हैं वो जरा समझते हैं। तो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 124 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। वो क्या कहता है पहले वो पढ़ेंगे ध्यान से। इट सेज कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी डन बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस। तो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। और चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करने के बाद बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बट आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यह है आर्टिकल 124 में। और आर्टिकल 217 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। वो कहता है कि हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सरल भाषा में कहें तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का अधिकार है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, बट आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कंसल्ट करना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई वैकेंसी होती है तो वहां पे अपॉइंटमेंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। अब ये वर्ड जो कंसल्टेशन है ये एम्बिगुअस सा वर्ड है, मतलब इसका कुछ भी मीनिंग हो सकता है कि क्या कंसल्टेशन मतलब मैंडेटरी तरीके से कंसल्टेशन करना है और उनके ओपिनियन को मैंडेटरी तरीके से मानना है, कि बस एक सजेशन लेना है। ये क्लियर नहीं है। संविधान में जैसे वर्ड कंसल्टेशन लिखा है देयर इज नो क्लैरिटी। तो आपको पता है कि जहां पे भी एम्बिग्विटी होती है इट इज द सुप्रीम कोर्ट विच हैज पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1981 में एसपी गुप्ता केस में इस वर्ड कंसल्टेशन को इंटरप्रेट किया। कभी कभार इस केस को कहा जाता है फर्स्ट जजेस केस। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पे जो वर्ड कंसल्टेशन है दैट डज नॉट मीन कंकरेंस, यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात माननी जरूरी नहीं है। प्रेसिडेंट पूछेंगे, ओपिनियन लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। अब जो भी ओपिनियन आए प्रेसिडेंट के ऊपर वो ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है। तो हियर द वर्ड कंसल्टेशन इज नॉट कंकरेंस। तो पूरा का पूरा पावर किसके पास आ गया? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट के पास मतलब एग्जीक्यूटिव्स के पास, बिकॉज प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट का पूरा पूरा पावर एग्जीक्यूटिव्स के पास एज पर द फर्स्ट जजेस केस एसपी गुप्ता केस। लेकिन फिर 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को रिवर्स कर दिया। इसको कहा जाता है सेकंड जजेस केस।
दैट हैपेंड इन 1993। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेजियम सिस्टम। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कोलेजियम होगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। ये 3 लोग मिल करके प्रेसिडेंट को सजेस्ट करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर कोई पोस्ट खाली होती है तो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोलेजियम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। और वो लोग फिर ओपिनियन आपस में बनाने के बाद फिर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देंगे कि इस पर्टिकुलर जज को आप अपॉइंट करें आज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज, जिसके लिए वैकेंसी है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोलेजियम के सजेशन को मानना ही होगा। तो सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को रिवर्स कर दिया और आप कह सकते हैं कि यहां पे उन्होंने कंसल्टेशन का मतलब अब कंकरेंस की तरह कंक्लूड किया कि द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट इन कंकरेंस विथ द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ द ओपिनियन ऑफ द 2 सीनियर मोस्ट जज। कलेक्टिवली दीज 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जज विल बी नोन एज कोलेजियम। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा, इसको लेकर के भी एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ले डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जजेस केस में। उन्होंने कहा कि द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसके साथ ही सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव्स के तरफ से या एग्जीक्यूटिव्स के हाथों से सारे पावर ही छीन लिए जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के। अब एग्जीक्यूटिव्स के पास कोई भी स्कोप नहीं है अपने हिसाब से जजेस को अपॉइंट करने का। ये कोलेजियम है जिसमें जजेज ही हैं और वही सजेस्ट करेंगे, जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर के भी एग्जीक्यूटिव्स के पास यानी कि प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास कोई खुद का डिस्क्रिशन नहीं है। जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वही बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 1998 में भारत सरकार ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से वापस से पूछा। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है? तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को लेकर के कोई कंफ्यूजन हो तो सरकार यानी कि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करवा सकती है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे कंफ्यूजन है संविधान के, उसको इंटरप्रेट करे और एग्जीक्यूटिव्स को क्लैरिटी दे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविजन पे क्लैरिटी के लिए। इसको कहा जाता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू सरकार ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट से पूछवाया कि ये कॉलेजियम आखिर काम कैसे करेगा, उसका फंक्शनिंग बताइए। क्योंकि कॉलेजियम को लेकर के काफी सारी अनसर्टेनिटी थी कि हाउ इट वर्क्स, वोटिंग होता है वहां पे 3 लोगों के बीच में, या कैसे काम करता है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जजेस केस में ऑब्जेक्टिव तरीके से बताया कि हाउ कॉलेजियम विल वर्क। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बोला कि कॉलेजियम विल बी नाउ बिगर। थर्ड जजेस केस में कॉलेजियम वाज एक्सपैंडेड फॉर अपॉइंटिंग सुप्रीम कोर्ट जज। नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस विल बी देयर, and for appointing judges of high court collegium system में there will be chief justice of India and 2 senior most judge। तो कैसे है एक बार यहां जरा देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एज पर द थर्ड जजेस केस। यहाँ पे कोलेजियम को लेकर के ऑब्जेक्टिव क्लैरिफिकेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर अंदर कोई वैकेंसी होती है तो उसमें अपॉइंटमेंट के लिए कोलेजियम होगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। और अगर इफ 2 ऑफ दीज 4 सीनियर मोस्ट जज गिव एन एडवर्स ओपिनियन टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देन सीजीआई शैल नॉट रिकमेंड द नेम टू द गवर्नमेंट। यानी कि ऐसे कोई वोटिंग और मेजॉरिटी वोट के बेसिस पे फैसला नहीं होगा। अगर 2 जजेज भी काउंटर ओपिनियन देते हैं किसी नाम को लेकर के तो फिर वो नाम रेकमेंड नहीं किया जाएगा फॉर अपॉइंटमेंट। तो ऐसे ही नाम रेकमेंड किए जाएंगे जिसपे मोर और लेस एक कंसेंसस से बन जाए। 2 जज भी अगर अपोज करते हैं तो उस नाम को प्रपोज नहीं करेंगे। तो कोलेजियम में जब कंसेंसस बन जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट के लिए कोलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे
और जब ये एक कंसेंसस से बन जाएगी तब नाम प्रेसिडेंट को रेकमेंड किया जाएगा और प्रेसिडेंट उसके बेसिस पे अपॉइंटमेंट करेंगे इन द सुप्रीम कोर्ट। वहीं हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो कोलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट जिसके अंदर अपॉइंटमेंट की बात चल रही है, वो मिलकर के प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देगा और उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट फिर अपॉइंटमेंट करेंगे। या ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेज में भी यही बात या यही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तो ट्रांसफर हो नहीं सकता, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर होगा, वहां पे भी ये कोलिजियम से ओपिनियन लेना होगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर ये सीनियरिटी किस बेसिस पे तय होती है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोलेजियम में सीनियर कौन होगा? साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए भी नियम क्या बना दिया सेकंड जजेस केस में कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीनियरिटी क्या एज के बेसिस पे तय होती है? आंसर इज नो। सीनियरिटी तय होती है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए कि आपकी एज कम है, कम ही है, लेकिन आप ज्यादा लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे क्योंकि आपकी सीनियरिटी हो जाएगी ज्यादा। तो सीनियरिटी इज नॉट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ द जज बट ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कितने साल से आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज हैं। उसी सीनियरिटी के बेसिस पे आप कोलेजियम का भी हिस्सा बन सकते हैं और सबसे सीनियर मोस्ट जज हो गए तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं। अब ये जो कोलेजियम सिस्टम बनाया सुप्रीम कोर्ट ने एज ए रिजल्ट ऑफ थर्ड जजेज केस, बना तो सेकंड जजेज केस में ही दिया था, थर्ड जजेज केस में उसको एक्सपैंड किया, इसको लेकर के बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। एग्जीक्यूटिव्स यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पूरी तरह से बाहर कर दिया जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में। इसको फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म से ही जोड़ करके देखा जाता है। कई दफा एलिगेशंस लगते हैं कि कोलेजियम सिस्टम में जो जजेज हैं कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से इम्पार्शियल होकर के काम नहीं कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिसिज्म है दैट दिस कोलेजियम सिस्टम इज वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब क्या होता है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, द थ्री विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट कीप्स ईच अदर अंडर चेक, अंडर कंट्रोल। इसके लिए जरूरी क्या है कि जुडिशियरी का अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव करे, एग्जीक्यूटिव्स अकाउंटेबल या आंसरेबल रहे टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर अगर कोई भी कानून बनाता है तो उसका रिव्यू जुडिशियरी करे। ये तरीका होता है चेक्स एंड बैलेंसेस का। अब यहाँ पे एक तरीके से नाम का बस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, लेकिन अपॉइंटमेंट का पूरा पावर तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सो चेक्स एंड बैलेंसेस का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट हो रहा है एंड इट हैज बीन शिफ्टेड इन फेवर ऑफ द जुडिशियरी। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता। जैसे अमेरिका की बात कर ली जाए तो वहां पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस को ऑन द एडवाइस ऑफ द लेजिस्लेचर, द अपर हाउस, सीनेट के एडवाइस पे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में भी ऐसा ही है। तो बेस लाइन, मुख्य मुद्दा यह है कि दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस, serving judges have exclusive power in appointment of new judges. It does not happen like that. तो कोलेजियम सिस्टम के फंक्शनिंग को लेकर के काफी सारे सवाल थे। इस कारण से भारत सरकार ने कोलेजियम सिस्टम को बदलने की कोशिश की बाय ब्रिंगिंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट वाज पास्ड आल्सो। और इसकी मदद से एक नया सिस्टम भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, इसका नाम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। एक कमीशन बना दिया भारत सरकार ने कोलेजियम के जगह पे अपॉइंटमेंट पर्पस के लिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, टू रिप्लेस द कोलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग जजेस। इस कमीशन के अंदर 6 लोग होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लॉ मिनिस्टर, एंड उसके अलावा 2 एमिनेंट पर्सन होंगे। और ये एमिनेंट पर्सन चुने जाएंगे 3 साल के टर्म के लिए बाय ए कमिटी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। तो ये 3 लोग मिल करके ये 2 एमिनेंट पर्सन चुनेंगे, प्लस लॉ मिनिस्टर एंड 2 सीनियर मोस्ट जज एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 6 लोग मिल करके अब बैठेंगे और अगर कोई वैकेंसी होती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में तो फिर ये चर्चा करके रिकमेंडेशन देंगे फॉर अपॉइंटमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर पोस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो पार्लियामेंट ने पास किया एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ 99th अमेंडमेंट करके,
इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, इस अमेंडमेंट को, एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आप बना रहे हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दिस 99th अमेंडमेंट एक्ट, ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि इट इज वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन तो आपको पता ही है, केशवानंद भारती जजमेंट में दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के। और टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो हम सक्सेसिव जजमेंट्स में डिफाइन करेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उसके बेसिस पे उन्होंने एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इस प्रोविजन को कहा जाता है फोर्थ, या इस केस को कहा जाता है फोर्थ जजेज केस। तो फोर्थ जजेज केस के बाद वापस से कोलेजियन सिस्टम वाज रिस्टोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। और इस टॉपिक से रिलेटेड ये प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हमने दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड यूपीएससी ने साल 2017 में ये प्रश्न पूछा था। ये प्रश्न देखिए, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे आप इस सवाल को आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप सॉल्यूशन पढ़ के फिर अटेम्प्ट कीजिए, बट एक आंसर रोज लिखना जरूर है, ये मत भूलिएगा। तो यू हैव टू राइट दिस आंसर। Next topic is about green revolution in maize. This topic is important from our syllabus GS paper 3 agriculture point of view. तो ये आर्टिकल कहता है कि भारत के अंदर तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था 1960s में, मेनली बिकॉज ऑफ टू क्रॉप्स, राइस एंड व्हीट। इनके हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स हमने उगाने शुरू किए, जिस कारण से राइस और व्हीट में बम्पर प्रोडक्शन हुआ। उसको भारत के अंदर नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये आर्टिकल कहता है कि भारत के अंदर एक और ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा जा रहा है हाल फिलहाल में। वो बात अलग है कि इट इज नॉट दैट मच सेलिब्रेटेड, इसको इतना हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बट एक और रिवॉल्यूशन देखा जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू मेज। तो मेज या कॉर्न कल्टीवेशन काफी बढ़ता जा रहा है। पिछले 20-22 सालों में मेज प्रोडक्शन हैज ट्रिपल्ड इन द कंट्री, एंड इवन प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड पर हेक्टेयर फ्रॉम 1.8 टन पर हेक्टेयर टू 3.3 टन पर हेक्टेयर। तो पर यूनिट एरिया भी हम मेज का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। ओवरऑल मेज प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा है। ये आप देख सकते हैं ग्राफ की मदद से, मेज प्रोडक्शन लगातार 11 मिलियन टन से बढ़ करके 35 मिलियन टन हो गया। मेज क्रॉप की अगर बात की जाए तो इसको राबी यानी कि रेनी सीजन में, खारिफ यानी कि रेनी सीजन में, एंड राबी यानी कि विंटर सीजन, दोनों में ही उगाया जा सकता है। ये मोस्टली खारिफ में उगाया जाता है। 83% ऑफ द एरिया ग्रोइंग मेज ग्रो इट इन खारिफ सीजन। भारत की अगर बात की जाए तो दुनिया में 7वां सबसे बड़ा मेज प्रोड्यूसिंग कंट्री बन चुका है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा मेज प्रोड्यूसिंग कंट्री है द यूएस, अमेरिका। मेज के कहां कहां उपयोग किए जा सकते हैं? तो सबसे पहले तो ह्यूमन कंजम्पशन में इसका इस्तेमाल होता है। 25% ऑफ मेज प्रोडक्शन इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमंस। उसके अलावा पोल्ट्री या लाइव स्टॉक फीड में भी इस्तेमाल होता है। अबाउट 60% ऑफ द मेज गोज इन दिस यूज, पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक फीड। इंडस्ट्रियल पर्पसेज में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि मेज से स्टार्च काफी सारा निकलता है, और स्टार्च का इस्तेमाल टेक्सटाइल सेक्टर में, पेपर, फार्मास्यूटिकल, बेवरेजेज इंडस्ट्रीज में होता है। अबाउट 10% ऑफ द मेज इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। एक नया एप्लीकेशन भी मेज का सामने निकल करके आ रहा है, वो है एथेनॉल ब्लेंडिंग। क्योंकि मेज के अंदर स्टार्च होता है, तो स्टार्च से एथेनॉल निकाला जा सकता है, और भारत सरकार का लक्ष्य है एथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल। तो बाय ईयर 2025 भारत सरकार का लक्ष्य है कि जो भी पेट्रोल बिके उसमें 80% पेट्रोल हो, 20% एथेनॉल ब्लेंड करके बेचा जाए। इससे कैसा होगा कि फ्यूल थोड़ा क्लीनर सोर्स हो जाता है। वो पेट्रोल जो है वो कम इमिशन करेगा, पॉल्यूटेंट एयर पॉल्यूशन कम करेगा, और पेट्रोल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो भारत जो एक्सेसिवली डिपेंड करता है इंपोर्ट पे फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो इंपोर्ट डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम होगी, फॉरेक्स रिजर्व की भी सेविंग होगी। तो ये है एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी कि बाय 2025 वी विल बी सेलिंग E20 पेट्रोल, मतलब 20% एथेनॉल ब्लेंड करके बेचेंगे। उसमें भी मेज का इस्तेमाल होगा, क्योंकि मेज की मदद से एथेनॉल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, सिंस मेज हैज हाई स्टार्च कंटेंट। एक और नया डेवलपमेंट हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू मेज। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मेज का
एक नया वैरायटी ऑफ क्रॉप डेवलप कर दिया है, वैक्सी मेज, विच इज ए हाइब्रिड वैरायटी। इसमें और भी ज्यादा स्टार्च कंटेंट होगा जो सुटेबल होगा एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो इससे संबंधित एक नई चीज सीखने को मिली जिससे प्रीलिम्स में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इंडिपेंडेंटली। ध्यान से सुनिएगा, मेज क्रॉप्स जो हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं, मतलब उनके फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स आर सेपरेटली देयर। मतलब किसी क्रॉप के अंदर मेल ऑर्गन होता है, किसी के अंदर फीमेल ऑर्गन होता है। इस कारण से क्रॉस पॉलिनेशन किया जा सकता है मेज क्रॉप का। और क्रॉस पॉलिनेशन जिन भी क्रॉप्स का किया जा सकता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन किया जा सकता है। मतलब एक ब्रीड आपने लिया एक पर्टिकुलर टाइप का मेज क्रॉप, दूसरा आपने ले लिया दूसरे ब्रीड का मेज क्रॉप, और दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करा करके आपने हाइब्रिड क्रॉप निकाल दिया जिसके अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी होगी। तो सिंस मेज क्रॉप जो है वो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है जिस कारण से हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये हाइब्रिड वैक्सी मेज डेवलप कर पाया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। राइस और व्हीट की अगर बात की जाए तो इनके क्रॉप सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। इनके क्रॉप के अंदर, एक ही क्रॉप के अंदर दोनों ऑर्गन्स होते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल, एंड दे डू सेल्फ पॉलिनेशन, एंड दैट इज व्हाई इनका हाइब्रिडाइजेशन संभव नहीं है। ये है राइस और व्हीट से रिलेटेड कंसर्न। दे आर सेल्फ पॉलिनेटिंग एंड हेंस कैन नॉट बी हाइब्रिडाइज्ड, बट मेज कैन क्रॉस पॉलिनेट एंड दैट इज व्हाई हाइब्रिड ब्रीडिंग इज पॉसिबल, एंड दैट allows us to have better quality of maize also। और मौजूदा टाइम में हमने वैक्सी मेज हाइब्रिड डेवलप कर दिया है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज अबाउट कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो मैंने कई दफा आपको इकोनॉमिक्स क्लास में कहा है कि पर्पस ऑफ न्यूज़पेपर एनालिसिस इज आल्सो टू गिव यू रिवीजन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। तो कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में हमने देखा है क्लास में, उसका एप्लीकेशन यहाँ देखते हैं इस आर्टिकल की मदद से। दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने आपको सिखाया है कि चाहे सीपीआई इन्फ्लेशन हो चाहे डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन हो, दोनों में जब सारे आइटम्स को लेकर के उनके प्राइस को ट्रैक करते हुए जब हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज नोन एज हेडलाइन इन्फ्लेशन, सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन या डब्ल्यूपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन। लेकिन अगर उसमें से फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस को हम नेग्लेक्ट कर दें या एक्सक्लूड कर दें और फिर बाकी आइटम्स के प्राइस को ट्रैक करते हुए अगर हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करें तो उसको कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन का फायदा क्या होता है, याद करो, मैंने वो एंगर ग्राफ ऑफ मम्मी पापा करके बताया है क्लास में, आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, वो थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हैं रिजिलियंट होता है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल होता है। दैट इज वाई इन्फ्लेशन को हेडलाइन इन्फ्लेशन और फिर फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन में सेग्रीगेट करने से फ़ायदा ये होता है कि इट हेल्प्स अस इन फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी। अब यही है करंट न्यूज़ कि हेडलाइन इन्फ्लेशन तो 5.1% था सीपीआई में, लेकिन इसमें ये जो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है उसके पीछे मुख्य कारण है फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन। फूड प्राइसेस आर डोमिनेटिंग द हेडलाइन इन्फ्लेशन, अदरवाइज कोर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, फ्यूल इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, इसी कारण से ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है हमने, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रश्न दिया था उसका सही जवाब होगा पहले का ऑप्शन बी, क्योंकि एनसीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ये एंडोथर्मिक और एक्टोथर्मिक को लेकर के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लेकर के अगेन दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।